This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आज के युवक लिव इन रिलेशनशिप को अपना रहे हैं ताकि वो बिना किसी बंधन में बंधे आजादी से अपनी जिंदगी जी सके और जब चाहे इससे निकल भी सके। पर परेशानी तब होती है जब दोनों में से कोई एक रिश्ता खत्म करना चाहता है और दूसरा उसे बांध कर रखना चाहता है, जिससे झगड़े और तकरार बढ़ती है। आजकल तो ऐसे केसेस में सीरियस क्राइम भी होने लगे हैं। ऐसा ही एक दिल दहलाने वाला केस 2023 में मुंबई में सामने आया, जहां एक उम्रदराज शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। ये केस दूसरे केसेस से इसलिए अलग था कि इसमें लाश ठिकाने लगाने के लिए उस शख्स ने जिस घिनौने तरीकों को अपनाया, उसके लिए दरिंदगी और हैवानियत जैसे शब्द भी छोटे पड़ गए। आज की हमारी कहानी है मुंबई से। मुंबई के मीरा रोड पर गीता आकाशदीप नाम की सोसाइटी है, जहां कई बिल्डिंग्स हैं। यहीं एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट्स थे, 701, 702, 703 और 704। इनमें से 3 फ्लैट्स के लोग तो आपस में बहुत मेल मिलाप से रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते थे। लेकिन फ्लैट नंबर 704 में सिर्फ 2 लोग रहते थे जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इनमें से एक था 56 साल का मनोज साहनी और दूसरी 32 साल की सरस्वती वैद्य। मनोज ने 3 साल पहले ये फ्लैट 10,000 रुपये के किराए पर लिया था। इन दोनों का अपने पड़ोसियों से कोई कांटेक्ट नहीं था, ना ही बातचीत थी। सबको यही लगता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इसके अलावा इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 5 जून 2023 को सोमवार का दिन था। इस फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि सुबह से ही कहीं से बदबू आ रही है, जैसे कहीं कोई चूहा मरा हो। सबने अपने अपने घरों को चेक किया पर कुछ समझ नहीं आया। सोमवार का बिजी दिन था, सब अपने अपने काम पर चले गए। मंगलवार को ये बदबू और तेज़ हो गई। इन्होंने सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी इसकी शिकायत की। वो दिन भी किसी तरह निकल गया, लेकिन बुधवार को ये बदबू बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इसी फ्लोर पर रहने वाले सोमेश श्रीवास्तव ने बारी बारी सबके फ्लैट पर जाकर चेक किया। 3 फ्लैट्स को चेक करने के बाद सोमेश 704 नंबर फ्लैट के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही बदबू और तेज़ हो गई। अब ये तो साफ था कि ये बदबू इसी फ्लैट से आ रही थी। सोमेश ने दरवाज़ा खटखटाया, पर काफ़ी देर बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। सोमेश श्रीवास्तव क्राइम स्टोरीज का शौकीन था। श्रद्धा मर्डर केस को अभी साल भर ही हुआ था। उसके बाद से तो ऐसे कई केसेस सामने आए थे। सोमेश के दिमाग में भी बहुत सी कहानियाँ चल रही थी। अभी वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार ही कर रहा था कि अंदर से किसी स्प्रे के छिड़कने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही तेज़ खुशबू का झोंका भी बाहर आया। अब तो सोमेश का शक बढ़ रहा था कि ज़रूर अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी अंदर की बदबू को छुपाने के लिए परफ्यूम छिड़का गया है। उसने एक बार फिर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अब की बार मनोज साहनी ने दरवाज़ा खोला। उसने मास्क पहना हुआ था। सोमेश ने उससे कहा कि आपके घर से बहुत तेज बदबू आ रही है, जिस पर मनोज ने कहा कि हाँ, शायद कोई चूहा मर गया है, पर अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, शाम को वापस आकर चेक करूँगा, अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है। ये कहते ही मनोज ने फ्लैट के गेट पर ताला लगाया और वो वहाँ से निकल गया। सोमेश उसकी इस हरकत से बुरी तरह चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3 दिन से बदबू आ रही है और ये शख्स इस घर में इतने आराम से कैसे रह रहा था। अब सोमेश के दिमाग में शक बढ़ रहा था। उसने फौरन बिल्डिंग के सभी लोगों को इकट्ठा किया। सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को भी सारी बात बताई। सभी उस बदबू से परेशान थे। फिर मनोज का रवैया भी शक पैदा कर रहा था। अब फौरन पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस टीम आकर फ्लैट नंबर 7 पर पहुंची। वहां बदबू बहुत ज़्यादा थी। पुलिस वालों ने पड़ोसियों को गवाह बनाते हुए कमरे का ताला तोड़ा। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, अंदर से बदबू का तेज भभका आया। पुलिस वाले और कुछ पड़ोसी घर में घुसे। पुलिस को तो श्रद्धा मर्डर केस के बारे में पता ही था, जहां फ्रिज में लाश के टुकड़े छुपाए गए थे। इसलिए सबसे पहले घर का फ्रिज चेक किया गया, पर फ्रिज खाली और साफ था। फिर बेडरूम और ड्राइंग रूम को भी चेक किया गया, वहां से भी कुछ नहीं मिला। अब टीम घर के किचन में पहुंची। वहां पहुंचते ही बदबू बहुत तेज और बर्दाश्त से बाहर हो गई। कुछ लोग तो घर से बाहर आकर उल्टियाँ करने लगे। उस किचन में फर्श पर 2 प्लास्टिक की बाल्टियाँ, एक टब रखे थे जिसमें बहुत ही मैला सा पानी भरा हुआ था। ऊपर स्लैब पर एक स्टोव पर एक तवा और तवे पर कुछ मांस के टुकड़े रखे गए थे, जैसे उन्हें तवे पर भूना जा रहा था। साथ ही 2 बड़े चम्मच भी रखे थे, जिन्हें शायद मांस भूनने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहाँ स्लैब पर एक प्रेशर कुकर भी रखा था। जब उस कुकर को खोला गया तो उसमें भी मांस के टुकड़े भरे हुए थे, जिन्हें उबाला गया था। टुकड़े बहुत छोटे छोटे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये मांस किसका है।
फिर पुलिस वालों ने ध्यान से देखा कि नीचे बाल्टी और टब के मैले पानी में भी मांस के कई टुकड़े भरे हुए थे। थोड़ा हिलाने डुलाने पर एक टुकड़ा इंसानी पैर जैसा नजर आया। अब ये साफ हो गया था कि ये किसी इंसान के शरीर के ही टुकड़े हैं। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया गया। घर की दोबारा तलाशी ली गई तो बेडरूम की अलमारी के पीछे पुलिस को किसी महिला की काटी गई चोटी मिली। ये असली बाल थे। यहीं उन्हें एक इलेक्ट्रिक वुड कटर भी मिला। ये देखकर पुलिस वालों को यकीन हो चला कि यहाँ भी किसी महिला का ही मर्डर हुआ है। इस सब घटनाक्रम के बीच मनोज साहनी वापस सोसाइटी लौट आया। वहाँ पुलिस की गाड़ी और लोगों की भीड़ देखकर उसे अंदाजा हो चला था। लोग उसे घूर रहे थे। जब वो लिफ्ट से 7वीं मंजिल तक पहुंचा, वहाँ पुलिस और भीड़ को देखकर वो घबरा गया। वो वापस भागने की फिराक में ही था, पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे फौरन पकड़कर फ्लैट में लेकर आई ताकि वहाँ के सामान के बारे में उससे पूछताछ कर सके। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ भरी हुई रखी बाल्टी, टब, प्रेशर कुकर, स्टोव, तवा, चम्मच और कटी हुई चोटी जैसे सारे सामान को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। पूछताछ में मनोज ने बताना शुरू किया कि वो फ्लैट 704 में सरस्वती वैद्य के साथ रहता था। वो बहुत शकी स्वभाव की महिला थी। उसे लगता था कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, हमारे झगड़े होते थे। इसी शक और गुस्से में उसने 3 जून को खुदकुशी कर ली। मैं बाहर से वापस आया तो वो घर में मरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जैसे उसने कोई जहर पिया हो। मैंने उसे नहीं मारा। तब पुलिस ने उससे पूछा कि ठीक है, तुमने उसे नहीं मारा, पर तुमने उसकी लाश के टुकड़े क्यों किए? इस पर मनोज का कहना था, मैं बुरी तरह डर गया कि सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे। मैं उस लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन पूरी लाश कहीं बाहर ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने उसके टुकड़े कर डाले। मनोज की बताई हुई कहानी के हिसाब से उसने इस काम को करने के लिए बाजार से इलेक्ट्रिक कटर, एक हथौड़ी, 5 नीलगिरी तेल की शीशी, बड़ी बाल्टी और टब खरीदा। उसने घर में लाश के टुकड़े किए और उन्हें बाल्टी और टब में भरता चला गया। उसने एक दुकान से कीटनाशक भी खरीदा। बाल्टी के पानी में वो कीटनाशक मिलाकर ही टुकड़ों को डुबो कर रखता था। वो उन टुकड़ों को उबालता, तवे पर भूनता और बाकी बचे टुकड़ों को टब और बाल्टी के पानी में रख देता। कुछ टुकड़े थैली में डालकर ये दूर फेंकाया। उसने कई टुकड़ों को मिक्सर में पीसकर बारीक किया और फिर फ्लश कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ टुकड़े ये अपने साथ लेकर जाता और रास्ते में स्ट्रीट डॉग को खाने के लिए दे देता। ये सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है कि एक साधारण से दिखने वाले इंसान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। वो अपनी लिव इन पार्टनर के शरीर के टुकड़ों को कुत्तों को खिलाता फिर रहा था। ये सब बातें मनोज साहनी ने पुलिसिया पूछताछ में बताई, लेकिन कत्ल करने से उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं था, क्योंकि मनोज लगातार अपने बयान बदल रहा था। इस फ्लैट नंबर 704 की हॉरर स्टोरी ने सभी को सन्न कर दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी कस्टडी ली गई। अब कस्टडी में उससे कई दिनों तक पूछताछ चली। यहाँ भी मनोज ने कई कहानियाँ सुनाई, लेकिन पूछताछ और बाकी जांच के बाद ये कहानी सामने आई कि मनोज साहनी अहमदनगर का रहने वाला था। वो एक ITI डिग्री होल्डर था। सालों पहले उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी। बोरीवली में इसका अपना एक फ्लैट था। पढ़े लिखे होने के बावजूद इसे कोई नौकरी नहीं मिली। ये बोरीवली के ही एक राशन की दुकान में काम करता था। इसी बीच एक बार एक्सीडेंट होने के कारण इसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वही इलाज के दौरान इसे ब्लड भी चढ़ाया गया। हॉस्पिटल से आने के कुछ महीनों बाद ही मनोज दोबारा बीमार पड़ गया। अब की बार जो उसके टेस्ट हुए तो पता चला कि मनोज HIV पॉजिटिव है, यानी उसे हॉस्पिटल में जो ब्लड चढ़ाया गया था वो इन्फेक्टेड था। मनोज राशन की दुकान पर 5000 की नौकरी करता था। फिर बीमारी के चलते वो कोई और मेहनत का काम करने की हालत में भी नहीं था। 2008 में इसी दुकान पर मनोज की मुलाकात सरस्वती वैद्य से हुई। सरस्वती भी अहमदनगर की रहने वाली थी, जहां वो अपनी माँ और बहनों के साथ रहती थी। पर माँ की मौत के बाद सभी बहनें अनाथ आश्रम में रहने लगी। सरस्वती ने 10वीं तक की पढ़ाई की थी और वो काम की तलाश में मुंबई आ गई। मनोज ने सरस्वती को भी उसी राशन की दुकान पर काम दिलवाया। मुलाकात के वक्त मनोज की उम्र 44 साल और सरस्वती महज 19 साल की थी। फिर भी दोनों की दोस्ती हुई। कई सालों की दोस्ती और जान पहचान के बाद इनके बीच प्यार हुआ और इन्होंने अब साथ रहने का फैसला किया। अब मनोज ने बोरीवली का अपना फ्लैट 35,000 रुपए के किराए पर चढ़ा दिया और वो मीरा रोड के 2 कमरों के फ्लैट पे शिफ्ट हो गया। वो दवाइयाँ खाता था, राशन की दुकान पर नौकरी करता था और साथ ही फ्लैट से आने वाले किराए से उसका गुजारा चल रहा था। शुरुआती पूछताछ में मनोज ने कहा कि सरस्वती उसकी बेटी जैसी थी। वो पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ था। उसने 10वीं के एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और मैं ही उसे पढ़ा रहा था, पर वो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव थी। उसे मेरा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था।
लेकिन मनोज का ये बयान बहुत जल्दी ही झूठा साबित हो गया जब पुलिस को उन दोनों के एक मंदिर में चुपचाप शादी करने का पता चला। मनोज और सरस्वती एक साथ मीरा रोड के फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। जब ये दोनों लिव इन में रहने लगे तो सरस्वती शादी के लिए जोर देने लगी। तब मनोज ने एक मंदिर में जाकर सरस्वती से चुपचाप शादी कर ली। दोनों की उम्र में फासला काफी ज्यादा था, इसीलिए इन्होंने ये शादी डिक्लेयर नहीं की। उसे ये लगता था कि सभी ताना देंगे कि पैसे के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी की है। ये बात काफी हद तक सही भी थी। गरीबी और तंगी में पली बड़ी सरस्वती के लिए मनोज की उम्र से ज्यादा उसका पैसा मायने रखता था। शुरू में सरस्वती काफी खर्चा करती थी। तब मनोज के पास एक कार थी। सरस्वती उस कार में ही अपनी बहनों से मिलने के लिए जाती थी। वो सभी के लिए महंगे गिफ्ट्स भी लेकर जाती, लेकिन उसने हमेशा मनोज को अपना अंकल या चाचा बताया। उसने सबको यही बताया था कि वो मुंबई में अपने किसी अंकल के साथ रहती है जो काफी पैसे वाले हैं और उसकी मदद भी करते हैं। पुलिस का कहना है कि मनोज ने सरस्वती की गरीबी का फायदा उठाया, लेकिन मनोज का कहना था कि उसने कभी भी सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए क्योंकि वो HIV पॉजिटिव था। उसने हमेशा सरस्वती से एक दूरी बनाकर रखी। लिव इन में एक साथ रहने पर भी ये सिलसिला जारी ही था। इस तरह की दूरी से सरस्वती को हमेशा मनोज पर शक होता था कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। इनके बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। इसी बीच कोरोना के चलते राशन की दुकान बंद हो गई और मनोज की नौकरी जाती रही। उसकी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं थी। अब ये दोनों बोरीवली के फ्लैट से आने वाले किराए पर ही निर्भर थे। आमदनी कम होने से घर में तंगी होने लगी। इनके बीच झगड़े की एक वजह ये भी बनती गई। अब सरस्वती को मनोज के HIV पॉजिटिव होने का पता था या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। मनोज का कहना था कि नौकरी जाने और मुझ पर शक करने की वजह से ही हमारे झगड़े हुए और इन्हीं की वजह से सरस्वती ने सुसाइड कर ली। मनोज ने बार बार यही कहा कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि मनोज बेहद शातिर है क्योंकि अपने एक बयान में उसने ये भी कबूल किया कि उसने चाकू मारकर सरस्वती की हत्या की थी। लेकिन पुलिस कस्टडी में दिए हुए बयान को कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल है। वो आसानी से कोर्ट में मुकर सकता है। इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे सुसाइड या मर्डर साबित करने के लिए फॉरेंसिक टीम के पास कुछ भी नहीं है। वो मांस के टुकड़े सरस्वती के शरीर के हैं, ये तो DNA टेस्ट से साबित हो गया। जहर पीकर हुई सुसाइड को प्रूव करने के लिए पेट से विसरा सैंपल का होना जरूरी होता है। उधर मर्डर साबित करने के लिए भी बॉडी पर किसी जख्म के निशान, गला दबाने के निशान जैसा कुछ मिलना चाहिए। दोनों ही सूरतों में बॉडी के हिस्सों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जा चुके हैं। उन्हें उबाला जा चुका है, भूना जा चुका है। बाल्टी और टब के पानी में कीटनाशक मिलाकर इन टुकड़ों को डुबोया गया था। कितने ही टुकड़े मनोज ने स्ट्रीट डॉग्स को भी खिला दिए। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि जिस शख्स के साथ आप जिंदगी बिता रहे थे, माना कि उसने सुसाइड की थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसके टुकड़े कुत्तों को कैसे खिला सकते हैं। ऐसी हरकतों से मनोज की दिमागी हालत ठीक ना होने का भी अंदाजा होता है। कैसे वो इतनी बदबू के साथ उस फ्लैट में आराम से रह रहा था। पर जांच में मनोज का दिमागी हालत बिल्कुल सही पाई गई। पुलिस का कहना है कि वो बहुत ही चालाक है, बार बार अपना बयान बदलता है, नई नई कहानियाँ सुनाता है। वो जानता है कि अगर मर्डर या सुसाइड ये साबित नहीं होता तो वो बहुत ही कम सज़ा से छूट जाएगा। उसके खिलाफ सबूत जुटाना ही पुलिस की सबसे बड़ी मुश्किल है। श्रद्धा मर्डर केस के बाद तो इस तरह के केसेस की गिनती ही बढ़ती जा रही है, लेकिन इस केस में जिस तरह से लाश के टुकड़ों की हालत की गई, उससे कुछ भी साबित कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक नॉर्मल इंसान की सोच दरिंदगी की किस हद तक जा सकती है, ये केस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।